मैं आपसे ये कह रहा कि जब बच्चे को लॉ ऑफ है तो उसे सबसे पहले इक्वेशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ एक्शन समझ में नहीं आएगा, आप लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। मैंने अभी लास्ट क्लास में जिक्र किया था और आपको समझाया था कंप्लीटली, लेकिन इस क्लास में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या रेट ऑफ एक्शन जो समझाया था उसमें वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ एक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ एक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर क्या होता है, वो बराबर होता है dx ओवर dt के। व्हाट डू यू मीन बाय dx ओवर dt? तो आप देखिए dx ओवर dt बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, मैंने पहले भी लिखा था ये, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर टाइम के हिसाब से, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा हो तो हम कहते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी इट इज द बेसिकली इट इज स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो 20 मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है एक सेकंड में, लेकिन दूसरा रिएक्शन इसका 10 मोल पर डीएम क्यूब, तो आप कहेंगे जो पहला रिएक्शन है मेरा बहुत फास्ट है, क्योंकि उसमें एक सेकंड के अंदर 20 मोल पर डीएम क्यूब का चेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन है उसमें एक सेकंड के अंदर 10 मोल पर डीएम क्यूब का चेंज आ रहा है। तो बेसिकली जो आर होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमारे रिएक्शन की स्पीड बता रहा होता है, ठीक है। आइए अब इसके साथ साथ अगर बात हो रही है तो मैं इसके यूनिट के बारे में बात कर लूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर। आर मींस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ये स्टडी करेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे निकालेंगे हम, dx का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। dx का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। याद रखिएगा कंसंट्रेशन में हम इस वक्त मोलैरिटी ले रहे हैं और वो मोल पर डीएम क्यूब उसका यूनिट होता है। इसके अलावा डिवाइड में देखें dt, dt मतलब टाइम, टाइम का मतलब यूनिट होता है सेकेंड। तो अगर आप इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा आर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बनेगा मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है कि जब भी आपके पास किसी भी रिएक्शन का रेट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमारे पास होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। नोट डाउन कर ले, ये मैं सारी जो बानी है वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझाने बांधी है। लॉ बताऊं तो आपको समझ में आए कि सर लॉ में जो कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो उसका मतलब ये होगा ये तमाम रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। मैं कहूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। ये टॉपिक है तो मैं इसको रख करूंगा, रेट ऑफ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लॉ ऑफ मास सेक्शन में आपको समझाता है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच मींस आर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टू इट्स एक्टिव मास, एंड द rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses, ठीक है। product means multiply, product of the active masses of the reacting substance, reacting species और reacting substance। अब देखिए आप यहां पर एक बात मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके साथ कि बेटा रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, ठीक है। एक प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला, जैसे आप बोलेंगे सर ये चीज रिएक्टेंट है, यहां पर रिएक्टेंट है और ये सब प्रोडक्ट है,
रिएक्शन के अंदर रिएक्टर और प्रोडक्ट होता है। मैं इस वाले प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट यानी किसकी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ। एक्टिव मासेस का मतलब होता है वो मास किसी भी रिएक्टेंट का जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हो और प्रोडक्ट में कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टिंग सब्सटेंस। मुझे बताइए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर इस रिएक्शन में जो ऊपर लिखा है इस रिएक्शन में रिएक्टिव सब्सटेंस है वो ए और बी है, यानी ए और बी रिएक्शन करेंगे तो सी और डी बनाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो मैंने ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ। एक्टिव मासेस का मतलब होता है कंसंट्रेशन भी कह सकते हो आप, अमाउंट भी कह सकते हो। जिन बच्चों को बात समझ में नहीं आती वो एक्टिव मासेस के ऊपर लाइन बनाकर साइड पर अपने बात लिख सकते हैं कि एक्टिव मासेस का मतलब होता है कंसंट्रेशन भी आप ले सकते हो, ठीक है, और अमाउंट भी ले सकते हो। चाहे कंसंट्रेशन लो, चाहे अमाउंट लो, और चाहे आप एक्टिव मासेस का हो। एक्टिव मासेस का वर्ड इसलिए बेहतर है हमारे लॉ के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि एक्टिव मासेस का मतलब होता है कि वो अमाउंट रिएक्टेंट्स का कि जो डायरेक्टली इफेक्टिव रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं आपसे कि रिएक्टेंट के मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे, फॉर एग्जांपल शुरू में वो 20 एलिमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब है एक्टिव मास मेरे जो होंगे या जो रिएक्शन में इफेक्टिवली हिस्सा ले रहे होंगे वो मास मेरा कुछ और होगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन कुछ और होगी। तो बेसिकली मैंने आपको ये समझाया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो बच्चों बताएं कि जो मेरा रिएक्शन आगे जा रहा है उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन से मेरे पास, ए और बी। तो आप कहेंगे कि सर ए एंड बी आर द रिएक्टिंग स्पीशीज और रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। और जो ये स्क्वायर की मैंने ब्रैकेट बनाई है, आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है स्क्वायर ब्रैकेट? तो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट आपके एक्टिव मासेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हैं जनरली एन एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, मैं लिखता हूं जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं बेसिकली उसको एक्टिव मासेस बोला है और वो होती है मोलर कंसंट्रेशन। जो मैंने ऊपर लिखा है कि एक्टिव मासेस को हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो जो भी चीज मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो हमारी होती है मोलर कंसंट्रेशन, और इसके यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन की यूनिट हम हमेशा मोल पर डीएम क्यूब लेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये तो बात आपने बता दी कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जो भी चीज रिएक्शन में हिस्सा ले रही होगी, रिएक्ट करके आगे जा रही होगी, उसे कहते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टिंग सब्सटेंस। वो मैंने ए भी यहाँ पे लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इसको इज इक्वल टू अगर आएगा तो क्वेश्चन का साइन आता है, तो इज इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट आता है, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेके आ रहा हूं के। तो क्या बना, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये बन गई मेरे पास जो आपके सामने से मैंने लिखा है रेट लॉ को। अगर आपसे डिफाइन करें कि आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द रेट लॉ या व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप उसमें से ये इस बात को अगर आप अल्फाजों में बयान कर देंगे तो आपका लॉ डिफाइन हो गया, जो कि हमारा एसएलओ नंबर 9.2.1 था, जिसमें हमें ये बताना था कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। और उसमें हमने ये बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज स्टेटेड एज रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reacting substance, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें उसमें ये नहीं कहता रेट ऑफ रिएक्शन को बताएं। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको क्लास में इसलिए बताया कि बच्चा जब तक ये लॉ नहीं समझ सकता जब तक उसको यही ना पता चले कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, इसलिए मैंने पहले इस एसएलओ को कवर करने से पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझाया कि आप ये समझ जाए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब आपके जहन में बिल्कुल फिजिकल कॉन्सेप्ट होगा कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा मैं ए और बी लेके आऊंगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, जितना ज्यादा ए एंड बी की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट
होगा, रेट का मतलब है उतनी ज्यादा स्पीड होगी रिएक्शन की। तो अगर मैं आपसे जनरली एमसीक्यूज का एक सवाल करूं, मैं आपसे कहूं कि बेटा इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सवाल मेरा ये है, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि सर इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो मैं कहूंगा आपको कैसे पता चला, आप कहेंगे हमें पता चला लॉ ऑफ मास एक्शन से, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी कंसंट्रेशन के, किसके एक्टिव मासेस के, रिएक्टिंग सब्सटेंस के। तो मैंने कहा आपसे कि अगर मैं रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा, सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो कौन सा रेट बढ़ जाएगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। यही हमें सिखाया लॉ ऑफ मास एक्शन ने, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मैं बोर्ड पे लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से काफी चीज देख भी चुका हूं, तो एक बात इसमें और ऐड कर ले। देखें, ये बात करवानी मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसको एक हल्की सी जो है आपको हिंट छोड़ के जाऊंगा ताकि आप उसको सोचते रहें और उस पर वर्कआउट करें पूरे अगली क्लास तक के लिए। वो क्या चीज है, जब लॉ ने कह दिया कि रेट बराबर, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन आगे जा रहा है, ये पीछे भी तो आएगा, मतलब ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी तो बनेगा, समझना इस बात को। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें रेट एक नहीं होता, उसमें रेट दो होते हैं, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल लॉ आया जो कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट। तो अगर आप यूं भी देखेंगे तो कोई सर ने ये बताया, लॉ ये कह रहा है कि कह रहे लॉ, अगर आप ये भी कहेंगे तो कोई इसमें गलत बात नहीं है कि लॉ ने हमें ये बताया, क्या बताया लॉ ने, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जनरल लॉ है जो कि मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा और आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर चूंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और हमें पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है। तो आपको मैंने दो किस्म के रेट बताए थे, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत जब मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो फिर आप लॉ की तरफ फोकस करें बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बच्चों देखिए, जब हमारा रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा होगा, यानी मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, जब हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा तो बच्चों रिएक्ट कौन कर रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा सी और डी, और बना क्या रहा होगा, ए और बी। तो बेसिकली हम इस बात पे कायम है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहे थे तो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस ए और बी थे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए और बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे होंगे, यानी जब हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास कौन होंगे, सी एंड डी। इट मींस सी एंड डी विल रिएक्ट टू फॉर्म ए एंड डी। तो जब मैं बात करूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। लेकिन इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, यानी हमारा इस साइड वाले प्रोडक्ट होंगे। तो आपको ये बात समझनी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास दो किस्म के रेट होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ये दो एक ही बात है, जो बात है लॉ ऑफ सेक्शन की। और ये कहता है, मैं आखिरी बार फिर से रिपीट कर दूं, लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहता है कि आपका रेट, कोई जनरल बात कर रहा है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के। अब अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा हूं या मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहा है, तो उसमें मेरी रिएक्टिंग स्पीशीज ए और बी है।
लिहाजा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं ए और बी की बात कर रहा हूं, और जब मेरा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन चल रहा होगा तो मेरी जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो सी और डी हो जाएगी, लिहाजा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने सी और डी लिखा है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, यहां से बात समझ में आ गई तो हमारा एसएलओ नंबर 9.2.1 खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब मैं अपने एसएलओ नंबर 9.2 9.2 इसमें हमने डिस्कस करना है आपके साथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक होगी बात? अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पर एंडो और एक्सो की तो कॉलम बना रहा हूं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसके बाद आपको समझाना है कि इनमें डिफरेंस बेसिक क्या होता है। ठीक है, तमाम ऐसे रिएक्शन, ठीक है, दो रिएक्शंस की टाइप हैं, तमाम के तमाम ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी या एनर्जी के लिए आप एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, एनर्जी एग्जिट हो रही होती है, यानी बाहर बाहर की तरफ निकल रही होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका पहला पॉइंट, बुलेट पॉइंट क्या बन जाएगा? इसमें से हीट या एनर्जी, हीट कह रहे हैं, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इवॉल्व होती है या एग्जिट होती है। ठीक है, जिस भी एक्सो, देखो एक्सो का मतलब एग्जिट, ठीक है, एक्सो का मतलब एग्जिट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब हीट एडिड होती है, एड हो, एब्जॉर्ब हो, ठीक है, कुछ भी कहें आप, जिसमें हीट आती है वो एंडोथर्मिक। जो है एंडो से स्टार्ट हो रहा है, एंडो का मतलब हीट इंटर करती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक्सो का मतलब हीट एग्जिट करती है सिस्टम से। ठीक है, जहां जहां हीट निकल रही होगी सिस्टम से वो एंडो होंगे, एक्सो होंगे, और जहां हीट होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा जो होते हैं मोस्टली वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, सॉरी स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस मुराद ये है, और एंडो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। देखें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो जाते हैं, यानी जैसे आप दो रिएक्टेंट को आमने सामने लेके आएंगे तो वो फौरन से रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू कर देंगे, उन्हें किसी हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए लिखा भी यही है कि ऐसा रिएक्शन है जो कि हीट को रिलीज कर रहा होता है। वो रिएक्शन जो हीट को रिलीज कर रहा है पॉसिबल कि उसके रिएक्शन को मिलाने के लिए, उसके रिएक्टेंट को रिएक्शन में हिस्सा पाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके रिएक्शन में इनफ एनर्जी होती है कि फौरन एक दूसरे के साथ रिएक्शन वेसल में आते ही रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद प्रोसीडिंग अपनी शुरू करते हैं, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शन जो कि खुद ब खुद स्टार्ट ना हो, बल्कि उनको स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर से कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। तो आप देखिए, एंडोथर्मिक आर दो in which heat is absorbed or it is added। इसका मतलब है जब तक हम हीट उसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस, और उन्हें हमें प्रोसीड करने के लिए
या वो रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी या हीट की जरूरत पड़ती है, उससे की मदद से हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये खुद ब खुद जो है प्रोसीडिंग इसकी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास हमेशा रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। reactants have high amount of energy than product. प्रोडक्ट के मुकाबले में रिएक्टेंट की एनर्जी कई गुना ज्यादा होती है, और इसका रिवर्स होता है, इसके अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट हैव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देन रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही होती है। समझ में आता है इस बात को, इस जुमले को समझ में आते हैं क्यों ऐसा होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम क्यों होती है। देखिए ये जुमला दो बातें बता रहा है। ये जुमला ये बात बता रहे हैं हमें कि रिएक्टेंट हैव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देन प्रोडक्ट, इट मींस प्रोडक्ट हैव लो अमाउंट ऑफ एनर्जी देन रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक में जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन एक्सोथर्मिक में जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मेरा हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होता है। कैसे? यानी इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये दो पॉइंट काफी है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, जिसमें हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसके यानी खुद ब खुद हो जाएगा, उसके रिएक्टेंट्स में इनफ एनर्जी होगी, उसके रिएक्टेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, और जैसे ही रिएक्टेंट हाई एनर्जी का मिलेगा, जैसे ही हाई एनर्जी का रिएक्टेंट मिलेगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट है लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आप कहेंगे बिकॉज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज कंटिन्यूअसली रिलीजिंग। अगर हीट कंटिन्यूअसली रिलीज हो रही है आपके सिस्टम में से, तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी बहुत कम है। तो ज्यादा किसकी एनर्जी थी? रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। यही वजह है कि रिएक्टेंट को और एनर्जी नहीं चाहिए थी, वो खुद ब खुद गया, वो स्पॉन्टेनियस कर गया, तो उसके पास इनफ एनर्जी थी, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं थी। वो खुद ब खुद प्रोसीड हुआ, और प्रोसीड होने के बाद उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी कर दी। ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की उसने, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्रोडक्ट जो है उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी लो हो गई। इसी के अगर आप इसको देखें तो ये रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये खुद रिएक्शन नहीं करता जब तक हीट इसमें ऐड ना की जाए। इसका मतलब है कि इसके जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी बहुत लो होगी, और जैसे ही हम इसमें अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद को खुद नहीं करता, अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। और जो मेरे रिएक्टेंट की अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम है, मैं उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, सप्लाई करने के बाद वो फिर प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो मैंने क्या लिखा? प्रोडक्ट है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देन रिएक्टेंट्स। तो हमारे जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो का मतलब होता है जिसमें हीट इनटू सिस्टम आ रही होती है, तो जब हीट इनसाइड सिस्टम एब्सॉर्ब हो रही होगी, मेरे पास प्रोडक्ट का जो अमाउंट है प्रोडक्ट की एनर्जी का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की एनर्जी। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं हम नंबर 4 पॉइंट पे, और नंबर 4 पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे पास जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच मींस द चेंज इन एनर्जी और द चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच का मतलब होता है H2 माइनस H1। H2 का मतलब होता है प्रोडक्ट की एनर्जी, मतलब होती है एनर्जी। ठीक है, जो डेल्टा एच होता है हमारे पास वो हमेशा नेगेटिव होता है एक्सो के अंदर।
जबकि एंडो के अंदर हमारे पास जो डेल्टा एच होता है वो H2 माइनस H1 और वो होता है पॉजिटिव। और जो आपने यहाँ बात करनी है कि डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जबकि डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात आपको? कैसे होगा सर, ये समझ में नहीं आ रही कि कैसे आपने नेगेटिव कर दिया कैसे पॉजिटिव। तो बच्चों ये मेरा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 से है। मैंने आपसे कहा था रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी को क्या कहते हैं? H1। ठीक है, याद रखिएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी को H1 कहते हैं। वो कह रहे हैं रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी यानी H1 ज्यादा होगा देन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। इसका मतलब है H2 कम होगा और H1 ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को माइनस करवाएंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मेरे रिएक्टेंट की हीट थी 100 जूल्स, ठीक है, 100 जूल्स, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, देन प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, चूंकि हीट रिलीज हो रही होती है। यहाँ पर भी एनर्जी कम है, फॉर एग्जांपल 50 जूल्स है। तो आप खुद बताएं 50 जूल्स माइनस 100 जूल्स इट विल बी इक्वल टू माइनस 50 जूल्स। तो आपने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूंकि हीट बाहर की तरफ जा रही होती है, हीट एग्जिट कर रही होती है सिस्टम में से, रिलीज हो रही होती है, लिहाजा हमारे पास डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होती है। इसी के बरक्स अगर आप देखिए इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है, इसका मतलब एच ग्रेटर, फॉर एग्जांपल H2 है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा जो कि फॉर एग्जांपल 50 जूल्स है। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर प्लस में आता है व्हिच इज प्लस 50 जूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एंथैल्पी है या हमारी डेल्टा एच है वो हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन और हमेशा नेगेटिव होती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई है, इसकी एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, और हर एक बात यानी हर एक पॉइंट दोनों का अगले पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स को एक समझ और की समझ में लाए तो आपको क्वेश्चन रेज करना है और आपको हेल्प किया जाएगा। एक आखिरी और खास बात यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसलिए डिटेल में करवा रहा हूं, आसान बोर्ड्स में जो है वो हर चीज कॉन्टेक्स्ट है और उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि शुड हैव टू डिफरेंशिएट और टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडो। बच्चे को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, यानी डिफरेंस कितने आने चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के। तो अगर एक बच्चा डिफरेंस कर रहा है तो उसको हर लिहाज से पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूं आपको इन 5 पॉइंट से समझाने की कि आप क्लियरली जो है वो इसके को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, लास्ट पॉइंट कहता है कि जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जितने भी बॉन्ड ब्रेकिंग के प्रोसेस होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, उसके अंदर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आप सोचें ऐसा रिएक्शन जिसमें आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हीट दे रहे हैं तो वो हीट आकर बॉन्ड को ब्रेक करेगी। जिसमें हम हीट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं या ऐड कर रहे हैं उसमें हम किसी चीज को ब्रेक कर रहे होंगे, यानी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होंगे। लिहाजा तमाम के तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमेना होता है, और जहां बॉन्ड जुड़ रहा होता है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, दो एटम मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, वहां पर हमारे पास जो एनर्जी होती है वो इस तरह से रिलीज होती है, ठीक है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब वो मिल जाते हैं तो वो प्रोडक्ट बन जाते हैं और एनर्जी बहुत सारी रिलीज कर देते हैं, और प्रोडक्ट की एनर्जी वहां पे क्या होती है, कम होती है। लिहाजा ऐसे तमाम रिएक्शन में हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, हर दूसरी बात पिछली बात से लिंक्ड है, और ये तमाम तर डिफरेंस है बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, किसी बच्चे को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन रेज करना है तो वो काइंडली कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टाइम क्लास का खत्म रह गया है, और एक ऐसे लो बाकी है हमारा 9.2.1 सॉरी 9.2.3 बाकी है। मैं उस पर जाऊंगा और आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि एंडो एक्सो की एनर्जी डायग्राम कैसे बनाई जाएगी।
ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। और जब एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा तो उस एनर्जी डायग्राम में भी आपको ये सारे के सारे पांचों पॉइंट समझ में आएंगे। जब मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये है 9.2.3 जिसमें हमें बनानी है एनर्जी डायग्राम्स। ठीक है, देखें ये है एनर्जी डायग्राम। यहां पर है टाइम यानी प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जबकि यहां पे क्या है, एनर्जी है। यहां पे एनर्जी ले लें, यहां पर भी एनर्जी और यहां पर भी एनर्जी है। अब करना क्या है, मैंने आपको समझाया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। एनर्जी का मतलब है वाई एक्सिस पे मेरी एनर्जी चल रही है और ये मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, यहां पर जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आपसे मैंने कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट की एनर्जी की है, क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो यू एनर्जी डायग्राम है। ये क्या बता रही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी। देखिए अगर मैं मार्क करूं रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। कितनी थी, H1, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास कम होती है। ठीक है, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। यही बात आपने अपने पॉइंट नंबर 3 में लिखी थी कि रिएक्टेंट हैव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के पास हमारी कम एनर्जी होती है और रिएक्टेंट के पास हमारी ज्यादा एनर्जी होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी को H1 कहते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी को H2 कहते हैं। और यही वजह थी कि जब आप डेल्टा H कर रहे थे यानी H2 माइनस H1 कर रहे थे तो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू में से H2 कम है हमारे पास, कम वैल्यू में से जब ज्यादा वैल्यू H1 की माइनस करेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। ये डायग्राम होती है हमारे पास किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम में डायग्राम आएगी तो आप रिएक्टेंट को हमेशा ऊपर बनाएंगे, प्रोडक्ट को नीचे बनाएंगे और ये पूरा रिएक्शन है। रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चला गया, H1 पे होगी हमारी रिएक्टेंट पे, H2 होगी हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। और एंडो में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो आप देखें इसमें प्रोडक्ट यहां पे आ गए, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है यानी H2 ज्यादा होगा और H1 जो कि रिएक्टेंट की एनर्जी है वो हमारे पास कम होगी। देखें H1 कम है और H2 यहां पर ज्यादा है, लिहाजा इसका जो डेल्टा H है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आता है, जो कि हाई वैल्यू में से हम लो वैल्यू को इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली बेटा दीज टू आर द एनर्जी डायग्राम्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आपके सामने बनाती है और ये था हमारा SLO 9.2.3। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड all three SLOs in 9.2। ठीक है, 9.2 के तीनों SLO हमने कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको तमाम तर चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट SLO 9.3 के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें आप, अल्लाह हाफिज।